नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा जिले की नाज कॉलोनी इलाके में देर रात लश्कर ए तैयबा के एक सक्रिय आतंकवादी जमील अहमद के घर को उड़ा दिया है। पहलगाम हमले के बाद अब तक सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों के घर को जमींदोज कर दिया है। इससे पहले सुरक्षा बलों की टीम ने शनिवार देर रात को आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त किया था। अदनान ने साल 2024 में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में उसने शामिल एंट्री ली थी। इसके एक साल के बाद वह घाटी में सक्रिय रह रहा था और इससे कुछ देर पहले कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी फारूक अहमद के घर को ब्लास्ट कर 3 सेकेंड में उड़ा दिया था। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छुपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों का लगातार प्रहार जारी है और एक के बाद एक आतंकियों के घरों को जमींदोज कर दिया जा रहा है, उन्हें बम से उड़ा दिया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा जिले की नाज कॉलोनी इलाके में LET के एक सक्रिय आतंकवादी जमील अहमद के घर को उड़ाया है। पहलगाम हमले के बाद अब तक सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों के घर को उड़ा दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी शेख, लगातार आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन, उनके घरों को बम से उड़ाया जा रहा है। ऐसे में इस पूरी कड़ी में लेटेस्ट अपडेट अभी तक आपके पास क्या है? बिल्कुल, जिस तरह पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स बड़े जोश में नजर आए हैं। जितने भी अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट है, अभी तक 9 जो मिलिटेंट एक्टिव है जो अलग अलग तंजीमों से काम कर रहे हैं, उनके मकानों को नष्ट कर दिया गया है। इससे पहले आपने देखा होगा साउथ कश्मीर में 4 अलग अलग मकानों को, अब नॉर्थ कश्मीर के कल रात को बांदीपुरा और कुपवाड़ा के मसल में भी 2 मकानों को नष्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट आ गई है अब यहाँ पे पाकिस्तान को, और अब परेशान है कि जिस तरह ये कदम उठाया यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो भी मिलिटेंट इसमें इस वक्त एक्टिव है उनके घर को नष्ट कर रहे हैं। शेख, ये जो एक्शन हो रहा है या आमतौर पर लश्कर ए तैयबा के ही मिलिटेंट्स के घरों पर एक्शन हो रहा है या इसमें तमाम आतंकवादी संगठन शामिल हैं? नहीं, बिल्कुल, ये यहाँ पे जो भी मिलिटेंट एक्टिव है इस वक्त उनके घरों को निशाना बना रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो इस चीज से, यहाँ पे कश्मीर के लोग आपको मैं बताता चलूं, आज पहली बार मिलिटेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस एपिसोड के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी इस चीज में खुश हैं कि जो इसमें मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आपको मैं बताता चलूं, जब से ये अटैक पुलवामा ये पहलगाम में हुआ उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने जगह जगह पे तलाशी कार्रवाई बढ़ा दी गई। हर एक जंगल में, हर एक नाके पे इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इसी हवाले से एक बड़ी खबर आ रही, कल नामालूम बर्बारों ने कुपवाड़ा की कंडी में एक सिविलियन को मारा गया है और वहां पे भी अब लोग परेशान हैं कि जो नामालूम बर्बार ने अब उन्होंने सिविलियन को निशाना बनाया यहाँ पे। अब यहाँ के लोगों का यही डिमांड है कि जो भी भले ही पाकिस्तान में वह आतंकी रह रहे हों वो अलग बात है, लेकिन क्या उनके परिवार वाले भी उस घरों में रहते थे जिन घरों को उड़ाया गया है? उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है, कुछ बताया गया उन्हें? कुछ नहीं, अब उनके जो फैमिली है उनके साथ भी हमने बात की है। वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे जो फैमिली के जो लड़के हैं, वो चाहे किसी का भाई है किसी का बेटा है, वो बोल रहे हैं कि हाँ वो मिलिटेंट के सफों में शामिल है। तो वो गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि वो इनकाउंटर जो ये एपिसोड हुआ पहलगाम में वो इसमें मुलव्वस है। वो खुद बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने वो गलती की है, चाहे किसी का भाई है किसी का बेटा है, उनको वही सजा मिलना चाहिए जो टूरिस्टों के साथ हुआ है। आगे की रणनीति क्या यही लगातार कंटिन्यू जारी रखी जाएगी? फिलहाल जिस तरह हमारे पास खबरें आ रही हैं, इनके खिलाफ गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितने भी एक्टिव मिलिटेंट इस वक्त कश्मीर में हैं उनके खिलाफ इस तरह कार्रवाई हो जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए।
और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद और उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदेश में रह रहे अवैध पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे लोगों के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों को सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों पर अर्थदंड लगाने की भी बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने एक एक करके अवैध रूप से रह रहे लोगों, खासकर पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं और तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के लिए भी कहा है। जो गलत दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं उनको भी चिन्हित करने की बात कही गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी भी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। जी सतीश, कमोवेश ज़्यादातर राज्यों में अब यही हो रहा है, पूरे भारत प्रदेश में, जहां एक एक करके अवैध तरीके से जो लोग रह रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी, उन्हें वापस भेजने की कवायद है। ऐसे में उत्तराखंड में क्या कुछ विशेष ऑपरेशन है? देखिए, मैं बात करूं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड पहलगाम हमले के बाद बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं प्रदेश के लोग। सतीश, आवाज आ रही है आपको? जो जी 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 आप जिस तरीके से पहलगाम में हमलावार हमले के बाद, जी जी, मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? हेलो, हाँ आ रही है, बोलिए। जी, जिस तरीके से पहलगाम में हमलावार हमले के बाद जिस तरीके से प्रदेश के लोगों में गुस्सा है, देश के लोगों में गुस्सा है, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने जो भी पाकिस्तानी नागरिक थे, जो भी यहाँ रोहिंग्या मुसलमान थे, जितने भी लोग हैं, उनकी चिन्हीकरण और उनका सत्यापन, साथ ही जो भी पाकिस्तान के उत्तराखंड में बसे हुए हैं या उत्तराखंड आ रखे हैं, उनको सभी को उत्तराखंड से बाहर करने का, वापस लौटाने की बात की गई है। और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके का कोई भी आदमी प्रदेश में न हो जिसका सत्यापन न हो। साथ ही विदेशी नागरिकों में से 24,729 लोगों का चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था, जिसमें 21 लोग, जो 77 लोग, 77 लोग जो है पाकिस्तान के थे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया गया है। और पूरी तरह से चाक चौबंद है। प्रशासन पुलिस फोर्स जगह जगह जाके सत्यापन कर रही है, घर घर जाके सत्यापन कर रही है, मलिन बस्तियों में सत्यापन कर रही है, क्योंकि खासकर ये लोग मलिन बस्तियों में ज्यादा करके रहते हैं, तो मलिन बस्तियों में सत्यापन कर रही है। और साथ ही जिस मकान मालिक ने वेरिफिकेशन न करवाया हो, सत्यापन न करवाया किराएदारों का, उन पे दंड लगा दिया जा रहा है। और साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी मकान मालिक अपने यहाँ किराएदार रखता है, उसका सत्यापन अगर नहीं होगा तो उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा और साथ में हो सकता है सजा भी दी जाए, क्योंकि इस समय माहौल बहुत खराब हो रखा है प्रदेश का और प्रदेश में चारधाम यात्रा होनी है, तो इसको देखते हुए बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। जी सतीश, निशाने पर केवल पाकिस्तान से संबंधित लोगों को पहचानने की बात कही है, या जो अवैध घुसपैठी हैं, चाहे किसी भी मुल्क के हों, उन सबके लिए भी यह कार्रवाई है? वो चाहे बंगाल के हों, चाहे बिहार के हों, कहीं के भी हों, चाहे राज्य से किसी के कहीं के भी बाहर के हों, ये नहीं देखा जा रहा है। पाकिस्तान इस समय जो है चारधाम यात्रा होनी है और यात्रा के मद्देनजर बहुत ज्यादा सच्चाई बरती गई है। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान का है, ये हिंदुस्तान का है, ये कहाँ का है, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो बंगाल का है, चाहे वो यूपी का है, पर सत्यापन बहुत जरूरी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक और भारतीय नागरिक की पत्नी शेना नाज द्वारा दायर लॉन्ग टर्म वीज़ा से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। शेना नाज ने अपने निवास परमिट को रद्द न करने और लॉन्ग टर्म वीज़ा के आवेदन पर जल्द निर्णय लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उनका निवास परमिट 26 मार्च से 9 मई तक वैध था। हालांकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर
पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाओं को निलंबित कर दिया था और 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। ये बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिक और भारतीय नागरिक की पत्नी शेना नाज द्वारा दायर लॉन्ग टर्म वीज़ा से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, अब जिस तरह से लगातार कमोवेश भारत के ज़्यादातर राज्यों में अवैध रूप से जो रह रहे हैं लोग और जो भी पाकिस्तानी भी हैं उन्हें भी वापस देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है, ऐसे में यह मामला जिसमें शेना नाज द्वारा लॉन्ग टर्म वीज़ा से संबंधित याचिका लगाई गई थी, इसके बारे में भी बताइए और अब इसमें जो निकल कर सामने आया उसके बारे में भी बताइए। दरअसल अगर देखा जाए तो इस मामले में जो हाईकोर्ट का आदेश है, उस आदेश में जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय यानी केंद्र सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी किया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको ये देश भेज दिया जाए, तो उसमें हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर हम बात करें नाज की, तो नाज की तरफ से ये कहा गया था चूंकि वो एक पाकिस्तानी नागरिक है और उनकी शादी इंडिया में हुई है, ऐसे में उनका जो वीजा जो परमिट है, उनको जो परमिशन मिली हुई है वो परमिशन जो 26 से 9 मई तक की थी उसको एक्सटेंड करने की बात कर रही थी। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि जब जो केंद्र सरकार है उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए एक जो निर्णय लिया, उस निर्णय में हमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से जो ये याचिका थी जिसमें उनका वीजा एक्सटेंड करने की बात की गई थी उससे मना कर दिया। अगर बात इस बात की करें कि जो हाईकोर्ट ने सुनवाई की, तो सुनवाई के दौरान जो ऑर्डर के बात करें तो ऑर्डर में 26 अप्रैल को जब ऑर्डर दिया हाईकोर्ट ने, तो हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया था। इसी वजह से जो नाज से उनका ये कहना था कि चूंकि गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश आया हुआ है जिसमें ये कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर सभी पाकिस्तानियों को अपने देश वापस जाना होगा और वो एक पाकिस्तानी नागरिक है लेकिन उनकी शादी इंडिया में हुई है, ऐसे में उनका जो परमिट है वो बढ़ा दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे मना कर दिया। अब सूरत हाल ये बचती है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करने के बाद इस मामले पर सुनवाई करने के बाद क्या हाई कोर्ट के इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा, जहां हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हम इंटरवीन नहीं कर सकते या उसमें दखल देने का कोई न्यायिक हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है। तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरटेन करेगा नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वक्त की एक और बड़ी खबर जहां झारखंड से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन के दौरे पर गए झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने खनन क्षेत्र में निवेश के नए अवसरों की जानकारी दी है। खान सचिव अरवा राजकमल और खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने निवेशकों के समक्ष एक व्यापक प्रेजेंटेशन के माध्यम से झारखंड में मौजूद विशाल संभावनाओं को रेखांकित किया है। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से खनिज ब्लॉकों की नीलामी और खनन उपकरण निर्माण में निवेश के लिए निवेशकों को न्योता दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में निवेश को लेकर यह बड़ी खबर है। झारखंड अब निवेश का नया गढ़ बन सकता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मेहनत भी इस दिशा में रंग लाती हुई नजर आ रही है। स्पेन और स्वीडन के निवेशकों को खनन क्षेत्र में आमंत्रित किया गया है उसमें निवेश करने के लिए, और झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन और स्वीडन की यात्रा कर इसकी जानकारी दी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी अजय, झारखंड के लिए, खासकर झारखंड के जो खनन क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर क्या मानी जा सकती है, क्योंकि स्पेन और स्वीडन से यदि इस तरह से पॉजिटिवली चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया जाता है तो झारखंड के लिए बहुत बेहतर होगा। क्या कुछ रहा इस पूरे मीट में और इससे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जब 19 अप्रैल को जब 10 सदस्यीय टीम के साथ जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर गए और अपने साथ जो है खास करके जो उद्योग सचिव और जो है खान सचिव, खान निर्देशक, इन लोगों को जब लेकर गए तभी ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो हेमंत सोरेन जो है राज्य के विकास के प्रति संकल्प है। और एक जो सबसे बड़ी जो यहाँ पे
झारखंड के साथ जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जो पूरे देश में जो खनिज का जो है 40% जो शेयर जो होता है, जिसको हिस्सेदारी बोलती है, वो झारखंड में ही है। दूसरा एक भी है कि झारखंड का जो है कोयले का जो है अकेला जो है एकमात्र कोकिंग कोल जो है झारखंड में ही होता है। लोहा पर ये दूसरे नंबर पर है, तांबा देश के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, बॉक्साइट में 7वें नंबर पर है। यानी ये जो है वो खनिजों का भंडार है। दूसरी तरफ यहाँ जो है माइंस की जो कुछ दिन पहले की जो बात आई थी, जो केंद्र की एक योजना आई थी कि जो है यहाँ की माइंस जो है उसकी नीलाम किए जाएंगे, तो उसी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है जब अपने जो प्रतिनिधिमंडल के साथ गए हैं, तो उनका सोच था कि जो हमारे साथ जो झारखंड में जो निवेश की जो अपार संभावनाएं हैं, जिससे कि जो है देश की अर्थव्यवस्था को ये पूरी तरह मजबूत करता है, तो उसके लिए हम अपने निवेशकों को बाहर के देशों को हम अपने क्या बुलाए। मसलन कि जैसे जो खनिज में जो माइनिंग होता है, तो उसकी नीलामी का, या फिर देखा जाए तो खनिज के उपकरण के लिए जो जैसे होते हैं, अब ड्रिल मशीन होती हैं, सॉवेल होते हैं, ड्रग लाइन्स होते हैं, तो ये जितनी सारी चीजें हैं कि ये चीज को बनाने में जो है जब विदेशी निवेशक हमारे देश में आएंगे, खनिज संपदा के लिए हमारे देश में आएंगे, तो हमारी अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही। हमारे यहाँ जो चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, क्वार्ट्ज है, मैग्जीन है, ग्रेफाइट है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सोना भी आया, सोना भी हमारे यहाँ है। बिल्कुल। तो हम तो जो है ये झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कृत संकल्प हैं कि जैसे भी हो निवेशक हमारे यहाँ आएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, और उम्मीद यही करनी भी चाहिए हम सभी को। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार केंद्र सरकार कृत संकल्पित है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर भी उसी से जुड़ी सामने आई है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस मुठभेड़ में 50 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में 1500 से ज़्यादा नक्सली मौजूद हैं, जिनके खात्मे के लिए पिछले 5 दिनों से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों सहित लोकल सुरक्षा बल संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन में शामिल है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है और अब तक 50 से ज़्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड पीयूष मिश्रा भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी पीयूष, तो लगातार छत्तीसगढ़ फोकस में है, खासकर एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर। इस लेटेस्ट ऑपरेशन के बारे में भी बता दीजिए, जिसके बारे में सूचना मिल रही है कि 50 से ज़्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। इस ऑपरेशन के बारे में लोगों को जानकारी दे दीजिए। देखिए, यहाँ दर्शकों को हम बता दें कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ बॉर्डर की पहाड़ी पे ये पूरी घेराबंदी सैनिकों के द्वारा की गई है और उसमें एक बड़ी सफलता यहाँ के जवानों को प्राप्त हुई है। इसमें कोबरा बटालियन, डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान सम्मिलित हैं। 3 स्टेट की पुलिसिंग इसमें काम कर रही है। करीब 10,000 से ज्यादा जवान इसमें लगे हैं इस पूरे ऑपरेशन में, और क्लीन बस्तर के नाम से इसे दिया गया है। और नक्सलवाद को पूर्ण रूप से जड़ से समाप्त करने के लिए ये एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार आज 5वां दिन है और जो सफलता सैनिकों को मिल रही है ये उल्लेखनीय है। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे किसी भी जवान की हताहत होने की बहुत बड़ी खबर यहाँ पे नहीं आई है। ये अच्छा है छत्तीसगढ़ के लिए। और छत्तीसगढ़ जो टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था 31 मार्च 2026 का, जो नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरीके से सुशासन जो विष्णुदेव का है वो दिखाई दे रहा है। कुणाल जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। खबर यूपी के प्रयागराज से जुड़ी है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रयागराज पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के पास से 3,68,000 रुपये, 7 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। एडीसीपी अभिजीत कुमार के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। सभी शातिर सट्टेबाज प्रयागराज शहर के रहने वाले हैं। कमिश्नरेट प्रयागराज की पुलिस टीम द्वारा नगर क्षेत्र में जो ऑपरेशन बेनकाब चलाया जा रहा है, उसमें निरंतर जो कार्रवाई चल रही है,
उसी के क्रम में कल 24 अप्रैल को एक सूचना प्राप्त हुई थाना कोतवाली क्षेत्र में कि ऑनलाइन सट्टा कराया जा रहा है। तुरंत टीमों का गठन करके एसओजी और कोतवाली की टीमों का गठन करके वहाँ पर जीरो रोड के आसपास वहाँ पे दबिश दी गई, जहाँ से हमें एक मकान से 6 अभियुक्त मिले जो ऑनलाइन सट्टा करा रहे थे। इनके पास से हमें 7 मोबाइल फ़ोन व 3,69,000 रुपये मिले हैं, जो कि हिरासत में लिए गए। बाकी इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई है और हम आगे के सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर दौरे पर थे और लखीमपुर खीरी के इस दौरे पर शारदा नदी में ड्रेजिंग साइट का उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में आतंकवाद और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये नया भारत है, किसी भी दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है। आज यहाँ के युवा को पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जो विकास विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी हैं। जब इनको शासन मिला था तब किसानों ने आत्महत्या की थी, युवकों ने पलायन किया था। अब बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है और किसान आत्महत्या नहीं करता। विपक्ष हताश है, निराश है, इसलिए अब जाति के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास चल रहा है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। और ये समाजवादी पार्टी, याद करिए 2 वर्ष पहले जब पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ा हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय जिन्ना का महिमा मंडन कर रहे थे। बहन और भाइयों, ये लोग राणा सांगा का अपमान करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण इन्होंने बदल करके उसका नामकरण अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करने जा रहे थे, तब तक सरकार चली गई उनकी। वहीं कुशीनगर में मदनी मस्जिद के पक्षकार हाजी हामिद अली के घर अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने हाजी हामिद अली से मुलाकात कर मदनी मस्जिद को लेकर चर्चा की। गौरतलब है कि बीते दिन पक्षकार शाकिर अली की मौत हुई थी। अखिलेश यादव मृतक शाकिर के परिजनों से मिलकर उन्होंने सांत्वना दी। वहीं मदनी मस्जिद के प्रकरण की जानकारी ली। आपको बता दें कि बीते माह मदनी मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया गया था। बुलडोज़र कार्रवाई के बाद मस्जिद के पक्षकार शाकिर अली की मौत हुई थी। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद देश भर में गम और गुस्से का माहौल है। इस कड़ी में आगरा के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला गया। सैकड़ों मुस्लिम युवाओं ने हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। हमले के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। हाथों में मोमबत्तियां और देशभक्ति के नारों के साथ युवाओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई। अरशद ने कहा, ये हमला न सिर्फ निर्दोष लोगों पर हमला है बल्कि पूरे देश की आत्मा पर प्रहार है। सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। मुस्लिम समाज आतंक के खिलाफ है और शहीदों को सलाम करता है। हमले के खिलाफ लोगों का यह गुस्सा सड़कों पर दिखा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सुभाष मंडल के अध्यक्ष अरशद के नेतृत्व में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। जी बिल्कुल सहमत है। इससे और कठोर
फैसले लेने चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान जो दुनिया के नक्शे के अंदर जो पाकिस्तान है, मैं तो ये चाहता हूँ उसको पूरी दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए और उसके अंदर उसको ऐसा सबक सिखाया जाए, उसको ऐसा मार लगाई जाए, उसके जो लोगों ने कायराना हरकत की है उनको बीच चौराहे पर लाकर बम से उड़ा दिया जाए, उनके छिद्र कर दिए जाए और एक दुनिया को दिखाया जाए कि हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ गलत करने का क्या अंजाम होता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।